हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी मिलेगी भारतीय मानसून और उसके मैकेनिज्म की। यह जयप्रकाश विश्वविद्यालय के ज्योग्राफी ऑनर्स के बीए पार्ट 2 पेपर 3 के यूनिट 1 से संबंधित है। इसको यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे तो इसमें पूरी भारतीय जलवायु जो मानसून पर आधारित है उसकी जानकारी मिलेगी और इससे आप लोग एक अच्छा नोट्स भी बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय मानसून और उसकी तंत्र विधि। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि मानसून क्या है। मानसून एक अरबी भाषा मौसम शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है ऋतु परिवर्तन के साथ साथ पवनों की दिशा में उलटफेर या परिवर्तन। अब हम देखते हैं कि मानसून क्या है। मानसूनी पवन की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता लाती है। भारतीय मानसून व्यापक दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए। भारत में आप देखेंगे कि दक्षिण में केरल, तमिलनाडु का जो मौसम होता है, जो ऋतुएं होती हैं, और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में जो मौसम और ऋतुएं होती हैं उनमें बहुत भिन्नता होती है। साउथ में आपको पता होगा कि जाड़ा ज़्यादा नहीं पड़ता है और उत्तर में जाड़ा और गर्मी दोनों ज़्यादा महसूस होती है, लेकिन फिर भी भारत के जलवायु को मानसूनी ही कहा जाता है। यही तो इसकी विलक्षणता है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक विभिन्नताएं हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापक्रम, वर्षा, ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जाता है। अब मैं ये बताऊंगा कि भारतीय मानसून का क्या क्या विद्वानों ने सिद्धांत दिए हैं। तो पहले ऐसा माना जाता था कि गर्मी के दिनों में जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक गर्म तवे के समान गर्म हो जाता है और ऊपर की ओर हवाएं उठने लगती हैं। इसको भरने के लिए या उसके स्थान की पूर्ति के लिए हिंद महासागर से, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से वाष्प पूरित हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप की ओर दौड़ती हैं और वर्षा कराती हैं। भारतीय मानसून को जितनी आसानी से लिख दिया जाता है उतना आसान है नहीं। इसको समझने के लिए अभी भी कई अनुसंधान चल रहे हैं, क्योंकि भारतीय मानसून बहुत ही विलक्षण है, बहुत ही अबूझ है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं आपको ध्यान देना होगा। पहला है ITCZ, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या है ये ITCZ? विषुवत रेखा पर स्थित अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में ITCZ 20 से 25 डिग्री उत्तर अक्षांश के पास गंगा के मैदान में शिफ्ट हो जाता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहते हैं। अब आप समझिए, ITCZ एक पूरा तंत्र है। तंत्र का मतलब पूरी व्यवस्था है। इसमें आपको पहले से पता होगा कि विषुवत रेखा के पास उत्तरी गोलार्ध की और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं और वहाँ पे ज़बरदस्त बारिश कराती हैं। इसीलिए
विषुवतीय क्षेत्र में साल भर प्रतिदिन बारिश होती है और यह सूर्य के स्थिति पर भी निर्भर करता है। यदि सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है जो दिसंबर के महीने में, तो यह ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसके विपरीत 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा के पास उत्तरी गोलार्ध में होता है तो यह ITCZ पूरा कर्क रेखा के आसपास शिफ्ट हो जाता है और इससे बारिश होती है। एक कोरियोलिस बल है जो कि विषुवत रेखा के पास उत्तरी व्यापारिक पवन और दक्षिणी व्यापारिक पवन की दिशाओं को मोड़ता है और ITCZ का निर्माण करता है। एक और है सिद्धांत जेट प्रवाह, जिसको ऊपरी वायु संचरण कहते हैं। अधिकांश पवनें धरती की सतह के पास चलती हैं, परंतु जेट प्रवाह लगभग 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिम एशिया, पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभावाधीन होती है। यहाँ पर दो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जेट प्रवाह दो है, पश्चिमी जेट प्रवाह और पूर्वी जेट प्रवाह। तो अभी पश्चिमी जेट प्रवाह की बात करता हूँ। ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। जेट प्रवाह इसलिए नाम है क्योंकि यह जो वायुयान होता है, जेट प्लेन होता है, उसकी गति के बराबर यानी कि बहुत तेज गति से यह चलता है। तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोध का काम करती है, जिसके फलस्वरूप जेट प्रवाह दो भागों में बंट जाता है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है, जबकि दूसरी शाखा दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है और यही पश्चिमी विक्षोभ को अपने साथ ले आती है और जाड़े के मौसम में हल्की बारिश उत्तरी भारत में कराती है। पंजाब में इससे ज़्यादा बारिश होती है और पूर्व की ओर बढ़ते बढ़ते बारिश कम होती जाती है। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा ही होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती हैं और भारी बारिश होती है। अब पूर्वी जेट प्रवाह को जानते हैं। वायु दाब एवं पवनों का जो अभी तक मैं आपको समझाया वह क्षोभ मंडल में यानी कि धरातल के नज़दीक ही पाया जाता है, परंतु जून में भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यह जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। ऊपरी वायुमंडल में जेट प्रवाह सामान्यतः 30 डिग्री उत्तर अक्षांश से परे नहीं जाता है। यह पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा कराते हैं। ये तो मानसून को समझने के लिए एक तरह से भूमिका हो गई। अभी आप लोग समझिए कि मानसून कैसे कैसे भारत में उत्पन्न होता है, कैसे बारिश कराता है, कैसे इसमें थोड़ा सा गैप आता है और कैसे यह भारत से बाहर चला जाता है। तो इसके जो 4 मुख्य चीज़ें हैं वो ये हैं कि मानसून का आरंभ तथा उसका अग्रसरण, उसके बाद है वर्षावाहित तंत्र तथा मानसूनी वर्षा का वितरण, तीसरा है मानसून में विच्छेद और चौथा है मानसून का निवर्तन। अभी आप देखिए मानसून का आरंभ तथा उसका अग्रसरण। 19वीं सदी के अंत में यह व्याख्या की गई थी कि गर्मी के महीने में स्थल और समुद्र का
जो तापमान में अंतर होता है उसके कारण मानसून पवन भारतीय उपमहाद्वीप की ओर चलने लगते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप इसके लिए एक मंच तैयार करता है। अप्रैल और मई के महीनों में जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड बहुत गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप पर एक लो प्रेशर जोन बन जाता है जो समुद्र की ओर आने वाली हवाओं को आकर्षित करता है, ITCZ बनता है। इसी को दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में समझते हैं। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान के ऊपर से पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति के प्रत्यावर्तन से भी है, क्योंकि पश्चिमी जेट प्रवाह से क्षेत्र से खिसकते ही दक्षिण भारत में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्वी जेट प्रवाह विकसित हो जाता है। इसी पूर्वी जेट प्रवाह को भारत में मानसून के विस्फोट यानी आउटबर्स्ट ऑफ मानसून के लिए जिम्मेवार माना जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर 1 जून को पहुंचता है और शीघ्र ही 10 और 13 जून के बीच ये आर्द्र पवनें मुंबई कोलकाता तक पहुंच जाती हैं और 15 जुलाई तक संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप पर प्रभाव डालने लगती हैं। नेक्स्ट है वर्षावाही तंत्र तथा मानसून वर्षा का वितरण। भारत में वर्षा लाने वाले 2 तंत्र हैं। पहला उष्णकटिबंधीय अवदाब जो बंगाल की खाड़ी तथा या उसके आगे पूर्व में भी दक्षिण चीन सागर में पैदा होता है तथा उत्तरी भारत के मैदानी भागों में वर्षा कराता है। दूसरा तंत्र है अरब सागर से उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून धारा। ये भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा कराती है और अधिकतर वर्षा पर्वतीय होती है, मतलब जो समंदर से वाष्प पूरित हवाएं चलती हैं और सामने कोई पर्वत आता है तो अवरोध उत्पन्न होता है और उस हवा को वाष्प पूरित हवा को ऊपर उठाती है और वर्षा कराती है। भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा में तीव्रता 2 कारकों से संबंधित है। समुद्र तट से दूर घटित होने वाली मौसमी दशाएं, अफ्रीका के पूर्वी तट के साथ भूमध्यरेखीय जेट प्रवाह की स्थिति, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय अवदाबों की बारंबारता हर साल बदलती रहती है। भारत के ऊपर इनके मार्ग का निर्धारण भी मुख्यतः ITCZ, जिसे मानसून द्रोणी या गर्त भी कहा जाता है, की स्थिति द्वारा होता है। नेक्स्ट, ब्रेक इन मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताह तक वर्षा ना हो तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है, जिसके निम्न कारण हैं। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र पवनें तट के समानांतर बहने लगती हैं। राजस्थान में मानसून का विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल के निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा करने वाली आर्द्र पवनों को ऊपर उठने से रोक देती है। अब नेक्स्ट है द रिट्रीट ऑफ मानसून, यानी मानसून हमारे देश से कैसे धीरे धीरे बाहर चला जाता है। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को ही रिट्रीट ऑफ मानसून कहा जाता है। सितंबर के आरंभ से उत्तर पश्चिम भारत में मानसून पीछे हटने लगती है और 15 अक्टूबर तक यह दक्षिणी भारत को छोड़ यानी कि पूरे भारत से बाहर चली जाती है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा कराती हैं। आप फिगर के द्वारा भी समझ सकते हैं कि भारत में मानसून किन किन डेट्स को आता है और किन किन डेट्स को ये भारत को छोड़ते हुए जाता है। अब हम देखेंगे कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे प्रमुख
जो घटना है वह है एल नीनो, और इसका भारतीय मानसून से क्या संबंध है देखिए। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल बाद प्रकट होता है, और जैसे ही यह प्रकट होता है यह मानसून को कमज़ोर कर देता है और साथ ही संसार के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्थाएं आती हैं। इस तंत्र में महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटनाएं भी शामिल होती हैं। पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू तट के निकट गर्म समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों का मौसम प्रभावित होता है। कैसे? आप यदि वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आप उसमें दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी तट पर या प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में आप देखेंगे पेरू देश है। पेरू के पास अक्सर ठंडी धाराएं चलती हैं, लेकिन जब एल नीनो प्रकट होता है तो यहाँ गर्म धारा बहने लगती है जो ठंडी हम्बोल्ट धारा को प्रतिस्थापित कर देती है। अब इससे क्या होता है कि गर्म जलधारा होने के कारण उस क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है और हवाएं ऊपर उठने लगती हैं, जिसके स्थान को भरने के लिए या उन हवाओं को वहां पर प्रतिस्थापित करने के लिए हिंद महासागर से पूरब की ओर प्रशांत महासागर की ओर हवाएं चलने लगती हैं। आप समझिए कि जो हवा भारतीय मानसून के रूप में भारतीय महाद्वीप के ऊपर वर्षा कराती है वो खुद ही पूरब की ओर चलने लगती है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ करके प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग की ओर बहने लगती है और इससे भारतीय मानसून खतरे में पड़ जाता है। इसका जो परिणाम है भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति आ जाती है, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता आ जाती है और प्लवक की मात्रा, जो प्लैंकटन होता है, समुद्र में एक छोटा सा वनस्पति होता है, की मात्रा कम हो जाती है, जिससे मछलियां बिना खाए मर जाती हैं, यानी भूख से मर जाती हैं। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है चाइल्ड क्राइस्ट, बालक ईसा, क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास नजर आती है, इसलिए इसको चाइल्ड क्राइस्ट भी कहा जाता है। अन्य जो घटनाएं हैं उसमें है इंडियन ओशन डायपोल और सदर्न ओसिलेशन। हालांकि इन सभी को आपके कोर्स में उतना पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी ये भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं। इसको आप लोग बुक्स वगैरह में देख लीजिएगा, इसको नोट्स में ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार इस वीडियो में आप लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ मानसून, यह भारत की जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। जेट प्रवाह के बारे में देखा, पूर्वी जेट प्रवाह, पश्चिमी जेट प्रवाह, पश्चिमी विक्षोभ के बारे में जाना आप लोगों ने। उसके बाद ITCZ अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के बारे में आप लोगों ने जाना। उसके बाद भारतीय मानसून की क्रियाविधि के अंतर्गत बर्स्ट ऑफ मानसून, वर्षावाही तंत्र और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून, गैप इन मानसून, मानसून में विच्छेद जिसको ब्रेक इन मानसून कहा जाता है, और उसके बाद रिट्रीट ऑफ मानसून, मानसून कैसे धीरे धीरे भारतीय महाद्वीप से बाहर चला जाता है। उसके बाद इसको प्रभावित करने वाले कारकों में आपने एल नीनो के बारे में जाना, और उसके बाद और भी चीज़ें हैं जैसे इंडियन ओशन डायपोल और सदर्न ओसिलेशन, दक्षिणी दोलन भी संबंधित है। इस प्रकार यह चैप्टर पूरा होता है। इस वीडियो को बनाने में जो प्रमुख पुस्तकों का आधार लिया गया है वो है भारत का भूगोल SK ओझा और विश्व का भूगोल SK ओझा और DR खुल्लर और महेश बर्णवाल की पुस्तकों का सहारा लिया गया है। अब आप एक अच्छा नोट्स बनाइए,
फिगर्स डालिए और परीक्षा में अच्छे से प्रेजेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। शुभकामनाओं के सहित धन्यवाद।